वो भी उसके पीछे कारणभूत थी। अतः उन्होंने एक बार ऐसा कहना चाहा था, यदि कवि अपनी कविता के माध्यम से समाज का उत्थान नहीं कर सकता है तो वो कविता त्याज्य है। वो कविता ही नहीं, कवि को भी देश निकाल दे देना चाहिए। ये जो आक्रोश था वो सफल साहित्य का न रहना उसके पीछे था। क्योंकि जिस देश में, जिस राष्ट्र में साहित्य ऐसे संवेदन को जगाने में, जो साहित्य समाज के उत्थान में उपयोगी रहता है, ऐसा साहित्य जिस राष्ट्र में लिखा जाता है, वो समाज भी बड़ा संवेदनशील होता है। ये उनकी सूक्ष्म दृष्टि थी और इसीलिए उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि कवि ही नहीं, कविता भी त्याज्य है और कविता हमारी हल्की वृत्तियों को बहकाती है। ऐसे ऐसी बातें उन्होंने कहकर उस समाज के हल्के साहित्य को नकारने की बात कहनी चाहिए थी। तो ये जो बात उन्होंने हजारी प्रसाद जी ने जो कही है, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, तो इसमें उनका कहना है उसे साहित्य कहने में, ऐसे संवेदनहीन साहित्य को साहित्य कहने में उन्हें संकोच होता है। एक बात और है, उन्होंने अपने निबंधों के जरिए मानवतावादी दृष्टिकोण को बनाने का प्रयत्न किया है। मनुष्य को मनुष्य के साथ कैसे पेश आना चाहिए, ये बात हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने निबंधों के जरिए बताते हैं। कबीर, व्यास, कालिदास, रविंद्रनाथ टैगोर, वाल्मीकि आदि ऐसे चरित्रों और इन चरित्रकारों या ये साहित्यकारों की कृतियों को उन्होंने ऐसे रखा है कि समाज के उत्थान में वो कैसे उपयोगी है, मानव को अभिव्यक्त करने में वो कैसे उपयोगी है, वो सिद्ध हो जाता है। कहते हैं कि मनुष्य का यदि हमें परिचय प्राप्त करना है, मनुष्य को यदि हमें जानना है, तो हमें उनके साहित्य को जानना पड़ेगा। साहित्य को जानते हैं या उनके दोस्तों को जानते हैं, उनके परिवार को जानते हैं, उनके समाज को जानते हैं, तो मनुष्य को जानना बड़ा आसान बन जाता है। मानवता एक विशेष संदर्भ में यहाँ पर अभिव्यक्त हुई है। जीवन की अंतिम परिणति मनुष्य कहकर मनुष्य को अलग अलग व्यक्तित्वों में, उसके दर्शन में, उसके प्रेम परक दृष्टिकोण में आदि रूपों में देखने का प्रयत्न हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। उनके निबंधों में विचार प्रवाह, मेरी जन्मभूमि, नाखून क्यों बढ़ते हैं आदि में ये हम देख सकते हैं। मेरी जन्मभूमि में उन्होंने कहा है, क्या साहित्य और क्या राजनीति, सबका एकमात्र लक्ष्य इसी मनुष्य की सर्वांगीण उन्नति है। क्या साहित्य, क्या राजनीति, इन सब का लक्ष्य क्या है? सर्वांगीण मनुष्य की उन्नति। मनुष्य सर्वगुण संपन्न मनुष्य उन्नति करे या सर्वगुण संपन्न होता हुआ विकास करे, यही साहित्य का मूल लक्ष्य है। ये उन्होंने मेरी जन्मभूमि में बताने चाहे। मेरी जन्मभूमि नामक निबंध जो है, उन्होंने अपने गांव के पूरे इतिहास को खोलने का प्रयत्न किया है। सूक्ष्म रूप से ऐसा कहना चाहा है कि मेरा गांव ऐतिहासिक गांव है और बड़े कई वर्षों से बहुत सारा इतिहास छिपा हुए पड़ा है, आज खुला नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि इसमें इतिहास नहीं है, ऐतिहासिक गांव है। वैसे तो पूरे विश्व में पूरा विश्व इतिहास छिपाए हुए है। अनजाना हमारा वो जो पड़ा हुआ इतिहास, जब उन पन्नों को खोलते हैं तो हम एक ऐसे व्यक्तित्व को पाते हैं, एक ऐसे समाज को पाते हैं कि जो गया गुजरा समाज नहीं है और जिसके जरिए हम नए समाज का विकास कर सकते हैं, उत्थान कर सकते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं नामक जो निबंध है, उस निबंध में उन्होंने मनुष्य की पशुता को अभिव्यक्त करना चाहा है। अपनी बच्ची के द्वारा ये प्रश्न पूछे जाने पर कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, एक कवि, एक विचारक, एक साहित्यकार सहज रूप से ऐसा नहीं कह सकता है कि ये तो बढ़ते हैं। यदि ऐसा कहता तो ये समाज का विकास ही नहीं हो पाता। एक वृक्ष से किसी फल का गिरना आम बात है, बहुत सारे लोग उसको देखते गए, लेकिन एक विद्वान वैज्ञानिक ने उसको जब देखा तो उसके मन में विचार आया कि भी नीचे ही क्यों आया, ऊपर ही क्यों नहीं गया। ये विचार बहुत बड़ी बात है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस निबंध में निबंधकार हजारी प्रसाद को ये प्रश्न जब पूछा जाता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो उन नाखूनों के पूरे इतिहास को खोल देते हैं। आर्यों से भी आगे मनुष्य जब जंगली था, जंगल में रहता था और जंगल में रहते हुए उसके पास अस्त्र शस्त्र नहीं थे,
तब नाखूनों से फल काटने के लिए उसका उपयोग करता था और उन्हीं नाखूनों के जरिए बड़े बड़े नाखूनों से युद्ध भी करता था, अपनी रक्षा कर लेता था। ये सारे कारण थे। जो जो वो विकसित होता गया, अस्त्र शस्त्र उसने बनाए, तलवारें बनाई और ऐसा करते करते बम तक पहुंच गया। और अब कहते हैं कि उन नाखूनों की आवश्यकता उसे नहीं है, फिर भी वो नाखून बढ़ते रहते हैं। हमें बार बार जैसे याद दिलाते हैं कि ये नाखूनों का बढ़ना तुम्हारे उस जंगलीपन का बढ़ना है। तुम्हारे अंदर अभी भी वो असभ्य मनुष्य बैठा हुआ है, अभी भी वो जंगली मनुष्य बैठा है जो बार बार निकलते हुए तुम्हें बताने का प्रयत्न करता है कि तुम चाहे कितने ही सभ्य बनने का प्रयत्न क्यों न करो, लेकिन तुम्हारा वो जो असभ्यपन है अभी भी दूर नहीं हो पाया है। जब कभी मौका मिलते ही उभर आते हैं नाखून, निकल आते हैं नाखून। हम नाखूनों को काटते हैं, यानी हमारी सभ्यता का विकास करते हैं, हमारी पशुता को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। ये पूरी बात उन्होंने एक मनुष्य को एक विशेष ढंग में प्रस्तुत करने के प्रयत्न के लिए कही है। तो नाखून का बढ़ना पशुता की निशानी कहा, नाखून का काटना संयम का प्रतीक कहा उन्होंने। नाखूनों का बढ़ना ये पशुता का बढ़ना है, पशुता की निशानी है, और नाखूनों को काटना संयम का प्रतीक है, सभ्यता की निशानी है। अस्त्रों शस्त्रों को बढ़ने की प्रवृत्ति पशुता की निशानी है, पर उसकी बाढ़ को रोकना मनुष्यता है। यानी हमें इसकी बाढ़ को, ये जो पशुता की बाढ़, उसको रोकना हमें ज़रूरी है। ये द्विवेदी जी का दृष्टिकोण सदा जीवंत है। कहते हर युग के लिए वो प्रतिश्रुत है। आज जिस प्रकार अस्त्र शस्त्र बढ़ते जा रहे हैं, मनुष्य जब चाहे हैवान होकर बरसता जा रहा है, ऐसे समय में उनका ये संस्कृति परक दृष्टिकोण, उनका ये मानवता परक दृष्टिकोण बड़ा उपयोगी सिद्ध हो रहा है। एक बात और उन्होंने कही जो है उनका सांस्कृतिक चिंतन। मैं तो ऐसा कहूँगा कि भारतीय संस्कृति को उन्होंने जिस नज़र से देखा है उस नज़र को सलाम है, क्योंकि भारतीय संस्कृति को सही रूप में परखना बड़ा महत्वपूर्ण है। बड़ी प्राचीन संस्कृति, वेदों से, उपनिषदों में, ब्राह्मण ग्रंथों से लेकर हम आज तक जो भारतीय संस्कृति का विकास होता हम पाते हैं और उन भारतीय संस्कृति के चित्र हम पाते हैं, उसको सही ढंग से देखना, सही ढंग से परखना बड़ा ज़रूरी है। कहते हैं कि ये ऐसी दृष्टि बहुत कम लोगों में होती है। संप्रदायों में हम नहीं देखते कि एक संप्रदाय कई संप्रदाय में विभक्त हो जाता है और मूल जो संप्रदाय का प्रवर्तक है, मूल जो विचारक है, उस विचारक के विचार वो अंतिम मनुष्य तक नहीं पहुंच पाते और वहां पहुंचते पहुंचते कई सारे विचारों का उस पर हमला होता है, कई सारे विचारों का उस पर आक्रमण होता है, क्योंकि उन विचार को उठाकर आगे बढ़ने वाले नए नए लोग होते हैं और नए नए लोग अपने अपने विचारों को जोड़ते हुए वहाँ तक पहुँचते। इसलिए तो कबीर के विचार उनके विचारों तक पहुंचकर कैसे कैसे निर्मूल होते हुए हम देखते हैं। जो कबीर जाति भेद का विरोध करता था, जो कबीर संप्रदाय भेद का विरोध करता था, जो कबीर ये धर्म भेद का विरोध करता था, जो कबीर मनुष्य मात्र को एक मानता था, और ऐसे कबीर के शिष्यों के द्वारा जब उनकी मृत्यु पर कहना कि इनको दफनाया जाए या इनको जलाया जाए, ये बात समझ में आती नहीं है कि जीवन पर जो मनुष्य जो कहता आया है, जीवन भर जो मनुष्य जो उपदेश देता आया है, उनके ही शिष्यों के द्वारा हम उनके उपदेश को टूटता हुआ देखते हैं तो हमें आश्चर्य होता है, आश्चर्य के साथ दुख भी होता है। भगवान बुद्ध को लेकर भी ये हम देख सकते हैं, जो मूर्ति पूजा के विरोधी रहे हो उनकी ही मूर्ति बनाकर लोगों ने पूजा की। तो ऐसे बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारे संप्रदाय हैं और बहुत सारे दृष्टिकोण हैं जो प्रारंभ हुए एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे विचार के साथ, लेकिन वो विचार उसी रूप में दुनिया तक नहीं पहुंचा है। तो मेरा कहना यह है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ऐसे संस्कृति के पक्षधर हैं कि जिन्होंने भारतीय संस्कृति के संस्कारों को, भारतीय संस्कृति के विचारों को उन्होंने उसी रूप में यानी विशेष अच्छे ढंग से, यानी अपनी दृष्टि को एक नए विवेक के साथ उन्होंने समाज तक पहुंचाने का या समाज तक पहुंचाने के वो माध्यम बने।
इसलिए उनके निबंधों में हमें वो सभ्य समाज भी दिखाई देता है, उनके निबंधों में वो हमें असभ्य समाज भी दिखाई देता है, हमें उनके निबंधों में वो राक्षसत्व भी दिखाई देता है, उनके निबंधों में संस्कारिता भी दिखाई देती है, असंस्कारिता भी नज़र आती है। और उन असंस्कारी मनुष्य को दिखाकर उन्होंने संस्कारी मनुष्य को का धर्म हमारे सामने रखने का प्रयत्न किया है। तो अशोक के फूल, मेरी जन्मभूमि, हिमालय, ठाकुर जी की बटोर, सभ्यता और संस्कृति, भारतीय संस्कृति की देन, संस्कृति और साहित्य जैसे निबंधों को लिखकर उन्होंने सांस्कृतिक चिंतन को हमारे सामने रखा है। वैसे तो उनके निबंध विचार प्रधान निबंध है, चिंतन प्रधान निबंध है। वैसे चिंतन प्रधान निबंध और विचार प्रधान निबंधों को एक अलगाने का प्रयत्न भी हुआ है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी चिंतन प्रधान निबंधों के जनक माने जाते हैं। वैसे जो परंपरा विषय प्रधान निबंधों की परंपरा चली आ रही थी, उन विषय प्रधान निबंधों की परंपरा में उन्होंने चिंतामणि नामक जो निबंध संग्रह दिया है, उसमें मनोविकारों को चिंतनात्मक ढंग से अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया है। वैसे तो कुछ विद्वानों ने ऐसा कहना चाहा है कि उनके उन चिंतन परक निबंधों में लालित्य होने के कारण उनको हम निबंधों के अंतर्गत रखते हैं। निबंधों के अंतर्गत रखने के पीछे का मूल कारण लालित्य। वैसे ललित निबंधों का जन्म हजारी प्रसाद द्विवेदी से बताने का प्रयत्न होता है, लेकिन उसका प्रारूप तैयार हो गया था हमारे रामचंद्र शुक्ल जी के निबंधों से, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनमें से एक बात को पकड़ा, एक विचार को पकड़ा, और उस विचार को कैसे हमें खोलना है, और उन विचार में, एक विचार में बहुत सारे विचार, बहुत सारी कथाएं, बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे प्रसंग इकट्ठे होते हुए भी आगे बढ़ते हैं कुंभित रूप में, और फिर भी हर सबको धीरे धीरे हर एक विचार को खोलते जाते हैं। अंतर में पड़ा हुआ एक विचार सतत बना रहता है। तो ऐसे चिंतन परख या विचार प्रधान निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो सांस्कृतिक चिंतन है, उनके अशोक के फूल में हम देख सकते हैं, उनके ये सभ्यता और संस्कृति, उन सारे निबंधों में हम देख सकते हैं देश, जाति, धर्म से ऊपर उन्होंने कहा संस्कृति है। देश, धर्म, जाति से ऊपर संस्कृति है, ऊपर संस्कार हैं। मनुष्य की सामान्य मानव संस्कृति को उन्होंने रखना चाहा है, और वही संस्कृति को उन्होंने व्यापक संस्कृति कहना चाहा है। मनुष्य के सर्वोत्तम को प्रकाशित करे वह संस्कृति है, और उनके इन सारे निबंधों में हमें ये सर्वोत्तम को प्रकाशित, मनुष्य का उत्तम औदात्य, उदात्त को प्रकाशित करे, उसको संस्कृति उन्होंने कहना चाहा है। और उस संस्कृति पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने ठाकुर जी की बटोर में जाति भेद की समस्या को सामने रखते हुए और एक सामान्य वर्ग की समस्या को उन्होंने वैश्विक समस्या बनाकर हमारे सामने रखा है। आपको बताऊं, जाति पाति की संकीर्णताओं को भारतीय संस्कृति वो नहीं मानते। यानी कहने का मतलब यह है, ऐसा लगता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर की तरफदारी करते हैं। उसके पीछे उनका मूल कारण यह है कि उनमें वैचारिक साम्य है, कबीर के विचारों के साथ वो है। एक सांस्कृतिक पक्षधर, वो संस्कृति के पक्षधर है, लेकिन वो एक सच्चे समाज सुधारक भी है। ऐसा कहे तो गलत नहीं होगा कि वो कबीर की परंपरा के, क्योंकि उनके निबंधों में उनका मस्त मौला, वो फक्कड़ व्यक्तित्व में दिखाई देता है। ये व्यक्तित्व हम कबीर का भी देखते हैं। इसलिए जिन जीवन और समाज की कटुता का उन्हें सहना पड़ा है, जिन कटुता को झेलना पड़ा है, और वो कटुता हमारे समाज के अन्य लोगों को झेलनी न पड़े, इसलिए खुलकर प्रहार करते हैं। शब्दों को ऐसे खोल देते हैं, एक शब्द को कई सारे शब्दों के साथ खोलते खोलते अपनी बात बड़ी आसानी से कह देते हैं। यानी पूरा प्रभाव उनकी भाषा पर उनका है। तो अशोक के फूल में उन्होंने जो पंडित लोगों को आड़े हाथों लिया है, जिन पंडितों कहलाने वाले सिर्फ पोथियों को पढ़कर हुए पंडित, उन पर जो प्रहार कबीर ने किया है वैसा प्रहार इन्होंने भी करना चाहा है। इसलिए उन्होंने कहा पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबाती है, जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है। यानी ये अहंकार, ये जो ज्ञान का हम, उनको त्यागने की बात करते हैं। पंडिताई बोझ रूप है, मनुष्य के सर पर चढ़ जाती है तो मनुष्य को बिठा देती है,
लेकिन हृदय में बैठकर जब खुलती प्रेम को बांटती है, ज्ञान को बांटती है और ज्ञान को बांटकर उस ज्ञान में बढ़ोतरी करती है, तो कहते हैं सहज बन जाती है और मनुष्य के जीवन का वो अंग बन जाती है। भारतीय संस्कृति के चित्रण में नाखून क्यों बढ़ते हैं, मैं उन्होंने आर्य और आर्येतर संस्कृति को भी देखना चाहे और उदाहरण के तौर पर बताना भी अन्य निबंधों में चाहा है कि किस प्रकार आर्यों का आगमन और जो आर्येतर लोग थे उनमें धीरे धीरे करके कैसा मिलन हुआ, एक रस हो गया और आज हम उनको अलग नहीं कर सकते। आज हम नहीं कह सकते हैं कि कौन आर्य है और कौन अनार्य है। यानी ये भारतीय संस्कृति है। सारी जातियों को, सारे धर्मों को एक करते हुए हम मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए आगे बढ़ते हैं, ये द्विवेदी जी का कहना है। उन्होंने एक विशेषता और बताई अपने निबंधों की, और ख़ास करके दर्शन और चिंतन की गूढ़ बातों को हमारे द्विवेदी जी ले आते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठाकुर जी की बटोर, उसमें खास करके ठाकुर जी की बटोर में मामूली सी समस्या, मामूली सी जाति भेद को, एक सामान्य वर्ग के जाति भेद को उन्होंने वैश्विक जाति भेद में हमें तब्दील करते हुए हमें बताना चाहा है। समाज में और भारतीय समाज में जाति भेद, विदेशों में कहते हैं रंग भेद की समस्याएं इतनी बढ़ी चढ़ी है कि उससे उबरना बड़ा ज़रूरी है। और ये बात उन्होंने ठाकुर जी की बटोर में बतानी चाहिए है। मेरी जन्मभूमि नामक उनका जो निबंध है उसमें उन्होंने अपने गांव के, अपनी जन्मभूमि को, अपनी जन्मभूमि के इतिहास को, अपनी जन्मभूमि को सिर्फ उस गांव के लिए महत्वपूर्ण नहीं देखा, समाज के लिए और देश के लिए और विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिकता को संजोए हुए गांव के रूप में रखना चाहे। और ये उनका अपना गांव सीमितता से उनका संबंध नहीं है, ये उनका अपना गांव पूरा राष्ट्र है, उनका अपना गांव पूरा विश्व है, जो हजारों वर्षों से ये विश्व हमारे सामने है और बहुत सारे प्रसंगों को, बहुत सारी घटनाओं को, बहुत सारे चिंतनों को छिपाए हुए है। बहुत सारा साहित्य तो नष्ट भी हो गया, वो आक्रमणों, विदेशी